सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हो चुका है और 2022 तक हमें उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य मिला है। इसी के अंतर्गत आपको तीनों मॉड्यूल्स का अच्छे से अध्ययन करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 125 आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित 125 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं, जिसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अक्सर आपके ये प्रश्न जो आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके विद्यालय में कोई पर्यवेक्षण के लिए आता है तो इन प्रश्नों में से ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इसमें वही प्रश्न है, यानी 125 प्रश्न है आधारशिला मॉड्यूल पर। इन प्रश्नों को याद करने के बाद आपको लगभग 90% तक आधारशिला मॉड्यूल के बारे में पता चल जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, यानी ये आपकी 125 प्रश्नों की आधारशिला मॉड्यूल पर श्रृंखला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो एक बार देख ली तो आपके आधारशिला मॉड्यूल के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। ये 125 प्रश्नों की श्रृंखला को बनाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के एसआरजी टीम को जाता है। उनके एसआरजी हैं क्षमा सिंह, उन्होंने इस प्रश्नों की श्रृंखला को बनाया है। काफ़ी सुंदर श्रृंखला बनाई है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है आपके आधारशिला मॉड्यूल पर। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है। यानी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आधारशिला, निष्ठा, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। यानी मिशन प्रेरणा का कौन सा अंग नहीं है? तो मिशन प्रेरणा का अंग आपका निष्ठा नहीं है। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये आपके 3 मॉड्यूल हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल है। कौन कौन सा फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल है? आधारशिला, निष्ठा, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। तो जो फाउंडेशन लर्निंग है उसके लिए मॉड्यूल है आपका आधारशिला, रेमेडियल टीचिंग के लिए आपका ध्यानाकर्षण है और शिक्षण के लिए कंपेंडियम जो आपकी है वो शिक्षण संग्रह है। तो ये भी आपको याद करना है। तीसरा प्रश्न है आधारशिला मॉड्यूल के कितने भाग हैं? यानी सब मॉड्यूल्स के आपको भाग पता होने चाहिए। आधारशिला मॉड्यूल के आपके 6 भाग हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। 6 भाग में क्या क्या है? पहले भाग में आपका उद्देश्य है, यानी आधारशिला मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है उसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण के बारे में दिया हुआ है। तीसरे भाग में गणित शिक्षण के बारे में दिया हुआ है। चौथे भाग में आपका कक्षा 3, 4, 5 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गणित के बारे में दिया हुआ है। 5वें भाग में मूल्यांकन के बारे में दिया हुआ है और छठे भाग में आपके परिशिष्ट हैं। तो ये आपको भाग पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन 2 कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकसित करने हेतु मजबूत आधारशिला रखने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? तो जो आधारशिला मॉड्यूल है वो आपका कक्षा 1 और 2 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वैसे तो उसमें 3 के बारे में भी दिया हुआ है, लेकिन कक्षा 1 और 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों को बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी और गतिविधियों का समावेश किया गया है? तो आधारशिला मॉड्यूल में भाषा और गणित के बारे में दिया गया है। इनके बारे में इनकी समझ विकसित करने के लिए गतिविधियों का समावेश किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? यानी भाषा का विकास आधारशिला मॉड्यूल में मैंने बताया, उसके भाग 2 में भाषा का विकास है और भाग 3 में गणित का विकास है। ये भी आपको याद रखना है। आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? मैंने इसके सारे पार्ट आपको बता दिए हैं। पार्ट आपको याद करने हैं। पहला भाग उद्देश्य है, दूसरा भाग भाषा का विकास है, तीसरा भाग गणित का विकास है, चौथा भाग आपका कक्षा 3
4-5 में आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित इसके बारे में दिया हुआ है, और भाग 5 आपका आकलन के बारे में दिया हुआ है, और छठे भाग में परिशिष्ट है। यानी आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश आपका क्या होगा? आकलन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका फाउंडेशन लर्निंग। यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? यानी फाउंडेशन लर्निंग, यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार, यानी अगर आप चाहते हैं आपके विद्यालय में शैक्षिक सुधार हो तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता आपको करनी है, कोई नवाचार को स्वीकार करना है, तो आपके मन में क्या प्रश्न होने चाहिए? मुझे क्या करना है? बिल्कुल होना चाहिए। यही क्यों करना है? ये भी आपके मन में होना चाहिए। इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं? यानी हमारे यहाँ परिस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन अपनी परिस्थिति में उसे कैसे करें, ये सब आपके मन में विचार होने चाहिए। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? लर्निंग आउटकम आखिर क्या होते हैं? किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम है, बिल्कुल सही है। किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल है, ये भी सही है। किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं, ये भी सही है। यानी कि कुल मिलाकर ये लर्निंग आउटकम के ही तीनों नाम हैं: सीखने के प्रतिफल, अधिगम परिणाम और अपेक्षित दक्षताएं। तो ये आपका आंसर उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, यानी कि केंद्रीय लर्निंग आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम, दूसरा नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरा आपका उप आउटकम्स। तो 3 तरह के आपके होते हैं। उसके बाद कक्षा आपका प्रश्न नंबर 11 है कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या है? तो क्या क्या सिद्धांत होंगे? गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो, बिल्कुल सही। किसी भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए, और गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो, उपरोक्त सभी। यानी कि ये मूल सिद्धांत होंगे, गतिविधि के तीनों मूल सिद्धांत हैं, इनको आप याद कर लीजिए। निम्नलिखित गतिविधि का प्रकार नहीं है। गतिविधि आपकी 4 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित, आईसीटी आधारित और आपकी जो अधिगम सामग्री होती है उस पर आधारित। शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है, सहायक सामग्री, उस पर आधारित। लेकिन इसमें व्याख्यान दिया हुआ है तो व्याख्यान आपका गतिविधि का प्रकार नहीं है। गतिविधि के प्रमुख चरण क्या होते हैं? गतिविधि के 4 चरण होते हैं। ERAC, ई से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। ये आपको याद करना है कि 4 चरण होते हैं। उसके बाद ERAC का फुल फॉर्म आपका आ गया है, यही प्रश्न आपके सामने आ गया है। तो ERAC की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्सपीरियंस, रिसर्च एंड कंफर्मेशन। एक्सपीरियंस, रेस्पॉन्स, एलोकेशन, कंक्लूशन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन कम्युनिकेशंस। तो ERAC का तो आपको फुल फॉर्म याद ही हो गई होगी, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। ये आपको याद करना है। ERAC गतिविधि का चरण है, इनका पूरा नाम अगर आप हिंदी में पूछे तो क्या होगा? एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, रिफ्लेक्शन का मतलब चिंतन, एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग और कंसोलिडेशन का मतलब समेटना। तो ये आपका पूरा नाम होगा, यानी ये इसका क्रम होगा। ये भी आपको याद करना है कि सबसे पहले एक्सपीरियंस, ई के मतलब एक्सपीरियंस, आर से रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, ए से एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और सी से कंसोलिडेशन यानी कि समेटना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित ERAC सिद्धांत में ई क्या है? ई का मतलब एक्सपीरियंस। ERAC में आर का मतलब क्या है? आर का मतलब रिएक्शन, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिक्रिया। ये दिया हुआ था आर यानी रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिक्रिया। तो ये आपको याद करना है। ERAC में सी का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन। भाषा शिक्षण विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रीय लर्निंग आउटकम की संख्या। तो भाषा के लिए 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी तरह गणित के लिए कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट है आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषाई कौशल का विकास क्या होगा? तो वही होगा सुबोपली यानी कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। भाषा विकास का सही क्रम है वो आपका दिया हुआ है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सुबोपली से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? तो 4 बुनियादी पहलू होते हैं भाषा विकास के, ये आपको मैंने कई वीडियो में बताया है। क्या क्या होते हैं? पहला होता है सुनना और बोलना, दूसरा होता है पढ़ना और लिखना,
तीसरा होता है आपका भाषा संरचना और व्याकरण, और चौथा होता है आपका कल्पना और सृजनशीलता। यानी 4 बुनियादी पहलू इसके होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। बच्चे दिए गए चित्रों में अंतर कर लेते हैं, तो ये उदाहरण किसका है? ये आपका केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स, उप आउटकम्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके सीधे पाठ्यक्रम से जुड़े होते हैं उनको नेस्टेड लर्निंग आउटकम कहते हैं, और बच्चे दिए गए चित्रों में अंतर कर लेते हैं, ये आपका नेस्टेड लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय लर्निंग आउटकम है? रोचकता, कल्पना और सृजनशीलता, सामाजिकता, दक्षता। तो भाषा के लिए केंद्रीय लर्निंग आउटकम मैंने 4 बताए थे, तो उसमें से क्या है? एक है कल्पना और सृजनशीलता, जो अभी मैंने बताए थे। ये आपके चांद केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं: सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। तो कल्पना और सृजनशीलता आपका केंद्रीय लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रीय लर्निंग आउटकम मैंने बताए थे 5 होते हैं गणित विषय के लिए केंद्रीय लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर पे, आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का एक निश्चित क्रम होता है, उसे ELPS के नाम से जाना जाता है। ELPS का मतलब एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। ELPS क्या है? तो ELPS क्या है आपका? गणित सीखने का ये आपका एक क्रम होता है। उसके बाद गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या होता है? ELPS। अब इसको हम हिंदी में बताएंगे। E से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, L से यानी लैंग्वेज यानी कि भाषा, P से पिक्चर यानी कि चित्र, और S से मतलब सिंबल यानी कि प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ELPS में P क्या है? यानी कि पिक्चर। ELPS रेखीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो ELPS गणितीय जो अवधारणाएं होती हैं उनकी प्रकृति चक्रीय होती है। तो चक्रीय आप इसको याद कर लेंगे। भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन के लिए क्रमशः कितने केंद्रीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? यानी भाषा के लिए आपकी 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम है, गणित के लिए आपके 5 लर्निंग आउटकम है, और परिवेशीय अध्ययन के लिए आपके 4 लर्निंग आउटकम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि परिवेशीय के लिए भी 4 लर्निंग आउटकम आपके हैं। ये प्रश्न आपका बहुत कम आया है, लेकिन आपको याद करना है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की है? तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर की आपकी अवधि 50 दिन की होगी। नेक्स्ट है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? 50 दिन की फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? तो वे ही गतिविधि हमें सम्मिलित करनी है जो आधारशिला मॉड्यूल में दी गई है, उनको ही ध्यान में रखना है। पाठ्य पुस्तक में जो गतिविधि है उनको भूल जाइए, कार्य पुस्तिका में जो गतिविधि है उनको भूल जाइए। आपको 50 दिन जो फाउंडेशन लर्निंग से दिया है उसमें वही गतिविधि करनी है जो आपकी आधारशिला मॉड्यूल में दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? तो सबसे पहले बच्चों को आरंभिक परीक्षण करना होगा आपको, यानी भाग 1 में दिए गए कक्षावार, विषयवार निर्धारित लक्ष्य और संबंधित संकेतों को पढ़कर शिक्षण योजना निर्मित करना, सत्र के आरंभ में 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण करना, या बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना। तो आपको बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना है, तो ये आपका आंसर सही होगा। उसके बाद फाउंडेशन लर्निंग शिविर में समय सारणी में कितने वादन है? तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में आपके 2 वादन है, एक आपका भाषा का है, दूसरा आपका गणित का है। तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय क्या है? यानी 90 मिनट के आपके 2 वादन होंगे। पहला वादन आपका भाषा का होगा, दूसरा वादन आपका गणित का होगा। 90 मिनट के आपके होंगे। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक क्या है? यानी आपको 3 समूह में डिवाइड करने हैं। जिनके 16 से 20 के बीच में नंबर आएंगे उन्हें आपको बी समूह में रखना है। जिनके 20 से ऊपर नंबर आएंगे उनको आप 15 नंबर का 15 थी 45, यानी 20 से ऊपर नंबर आएंगे उनको आप ए में रखेंगे, और जिनके 15 या 15 से कम आएंगे उनको आप सी में रखेंगे। तो इसको आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, आरंभिक आकलन पत्र बनाने का सही समय है। कब बनाने हैं आपको? ये आपको सत्र के प्रारंभ में बनाने हैं, यानी अब आपका समय आ गया है, अब आपको आकलन प्रपत्र बनाने हैं। नेक्स्ट है, आकलन प्रपत्र में वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या क्या होगी? कक्षा 3 से 5 में। तो कक्षा 3 से 5 में वस्तुनिष्ठ आपके 10 प्रश्न होंगे और आत्मनिष्ठ आपके 5 प्रश्न होंगे। इसी तरह से 6, 7, 8 में आपके 25 प्रश्न होंगे, 20 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 आपके आत्मनिष्ठ होंगे। प्रारंभिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा? तो ये आपका 45 अंक का होगा।
क्यों? क्योंकि 15 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा तो 45 अंक का होगा। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होगा? तो बोधात्मक प्रश्न आपको 50% देने हैं, तो इनका प्रतिशत आपका 50% होगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है? तो कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या होगा? बच्चों के द्वारा खेल विधियों में प्रतिभाग, बच्चे स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, अपेक्षित लर्निंग आउटकम की सापेक्ष प्रगति। तो जो हमें अपेक्षित लर्निंग आउटकम है उनको प्राप्त करना है, तो ये आपका आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 43 कक्षा 1 व 2 में भाषा के लक्ष्य सभी विषयों को सुनकर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतक नहीं है? यानी आपको कक्षा 1-2 में भाषा के लक्ष्य दिए हुए हैं और उनके सामने आकलन संकेतक दिए हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें क्या है, बच्चे सुनकर समझने का कौशल विकसित करें, तो इनके संकेतक हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चों ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। बच्चे समान और असमान ध्वनियों को पहचान लेते हैं, बच्चे सुनकर समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचान लेते हैं, बच्चे ध्वनियों को सुनकर वर्णों को अलग अलग पहचान लेते हैं, बच्चे अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं। तो लिख लेने वाला तो है नहीं, सुनकर समझने का कौशल है, तो इसमें यही आपका गलत होगा, वरना ये आपके आकलन संकेतक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? तो सीखने का जो चक्रीय सिद्धांत होता है ERAC, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, तो इसमें पढ़ना नहीं आता, तो इसका सी आंसर होगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम चक्र क्या है? शिक्षण अधिगम चक्र में आपका सबसे पहले तो आपको रोचक प्रस्तावना के साथ शुरू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अभ्यास के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाएगा और उसके बाद उनका आकलन किया जाएगा। तो शिक्षण अधिगम चक्र के ये आपका चरण होंगे। उसके बाद फाउंडेशन लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है? अगर फाउंडेशन व्यवहारगत परिवर्तन भी होगा, उनमें भाषा और गणित की समझ भी आ जाएगी, मानवीय मूल्यों का ज्ञान भी हो जाएगा, यानी कि इसके सभी आंसर आपके सही हैं, तो आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद NLO से आप क्या समझते हैं? NLO ये भी आपका नया प्रश्न है। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स, न्यू लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स और नाउ लेसन आउटकम्स। तो NLO का मतलब होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने वाले और शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं? जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देते हैं, यानी जिनपे ये मान के चलिए जिन्हें हम पर हमें कार्य करना है, जो हमें शिक्षण योजनाओं में लिखने हैं, तो उनको हम नेस्टेड लर्निंग आउटकम कहेंगे, यानी शिक्षण में सुधार की दृष्टि से इनको विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भाषा के पहलू हैं। भाषा के आपके 2 पहलू होते हैं, एक आपके यांत्रिक पहलू होते हैं और एक आपके चिंतनात्मक पहलू होते हैं, तो यानी कि इसका आंसर आपका दोनों होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है, यानी बच्चा सीख ले तो इसके लिए क्या आवश्यक है? बेहतर कक्षा प्रबंधन बिल्कुल आवश्यक है, बेहतर शिक्षण योजना ये भी आवश्यक है, बच्चे का आकलन और मूल्यांकन ये भी आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि नहीं है। तो लेखन विकास की गतिविधि आपको दी हुई है, आपके आधारशिला मॉड्यूल है, जिसमें चित्र पर लिखना भी लेखन विकास की गतिविधि में होता है। सुनी गई कहानी पर चित्र बनाना और लिखना ये भी लेखन विकास में ही आता है। सुनी गई कविता पर चित्र बनाना और लिखना भी लेखन विकास में आता है। लेकिन कक्षा में बहुत से चार्ट और पोस्टर लगाना ये लेखन विकास में बिल्कुल नहीं आता। आपने चार्ट खरीदा लगा दिया, ये कहाँ से लेखन विकास में आया? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिक्षण योजना के प्रारूप में शामिल नहीं है। अब जो हमारी शिक्षण योजना बनती है, पहले जो आपके वो बनते थे, वे बनते थे पाठ्य योजना, लेकिन अब हमें पाठ्य योजना ना बनाकर शिक्षण योजना बनानी है। तो पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य होते थे, विशिष्ट उद्देश्य होते थे, लेकिन शिक्षण योजना में क्या है? लर्निंग आउटकम भी है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं भी हैं, गृह कार्य भी हैं, इसलिए विशिष्ट उद्देश्य उसमें शामिल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा। क्या क्या ध्यान रखना होगा? हमें सबसे पहला तो यह शिक्षण किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से क्रियाकलाप एकल, समूह या पूरी कक्षा में के साथ कराने हैं, यह भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। आकलन कैसे होगा और आकलन को समझकर शिक्षण योजना में सुधार कैसे किया जा सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि सभी जो पॉइंट है ये आपको शिक्षण योजना बनाने में ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है।
गृह कार्य, लर्निंग आउटकम, अवलोकन, कक्षा कार्य। तो इसमें बड़ा हिस्सा क्या होगा मूल्यांकन का, वो आपका अवलोकन होगा, यानी अवलोकन के द्वारा आप ज्यादातर मूल्यांकन करेंगे। लर्निंग गैप्स को पहचानना और उन्हें दूर करना उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, आकलन का और मूल्यांकन का। यानी आपको आकलन से ही तो पता चलेगा लर्निंग गैप्स है या नहीं, या मूल्यांकन से। तो इसका आंसर आपका आकलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के क्रियाकलाप या गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, जिससे बच्चों के संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन होता रहे। यानी बच्चों के संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन तो करना ही है, इसके साथ साथ शिक्षक को अपना मूल्यांकन भी करना है। तो इसका आंसर आपका शिक्षक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए। अवधारणा की समझ के लिए सार्थक संदर्भ बनाए जाएं, बच्चों को अभ्यास के मौके उपलब्ध हों, कक्षा में सभी उत्तर की अपेक्षा सही प्रक्रिया को महत्व दिया जाए। यानी उत्तर से बढ़िया ज्यादा जरूरी है कि प्रक्रिया आपकी सही हो। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, कम से कम 2-3 बार पुनरावृत्ति हो, बिल्कुल सही। ठोस वस्तुओं एवं परिवेश में मौजूद वस्तुओं का उपयोग हो, मानसिक कौशल से जुड़ी हो, पाठ्येतर क्रियाकलापों से जुड़ी हुई हो, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी। गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित होता है। मापन संबंधी अवधारणा की समझ से, अगर मापन संबंधी अवधारणा बच्चों के अंदर आ गई तो कैसा वो कौशल होगा, समय मापन, जीवन और घर परिवार को व्यवस्थित करना, भाषाई कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो मापन से तो आपका भाषाई कौशल से मतलब नहीं है, ना घर परिवार को व्यवस्थित करने से मतलब है, ये आपका समय मापन से संबंधित है। तो समय मापन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चे 10 तक की पहाड़े जानते हैं, ये आकलन संकेतक किस कक्षा का है। ये आपका कक्षा 3 का आकलन संकेतक है कि अब बच्चे कक्षा 3 के बच्चे अगर पहाड़े जानते हैं तो ये उसका आकलन संकेतक है। नेक्स्ट है आपका, बच्चे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यह किस कक्षा है तो आकलन कर सकते हैं। यानी गुणनखंड करना है तो किस क्लास में आएगा, आपका कक्षा 5 में। तो इसका आंसर आपका कक्षा 5 होगा। 62, बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं और कल्पनाओं के मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं, यह किस कक्षा के भाषा का लक्ष्य है। ये आपका कक्षा 3 का है। साथियों, आपको सभी कक्षा के लक्ष्य और आकलन संकेतक याद करने होंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद 63, बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। ये आपका कक्षा 3 का लक्ष्य है। यानी बच्चों में गुणा और भाग की समझ की दक्षता विकसित हो जाए तो ये कक्षा 3 का आपका लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा 1 और 2 की होगी। आपको कक्षा 1 और 2 की सम्मिलित कक्षा चलानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंक के समझ की विकसित होने का आकलन संकेतक आपका क्या होगा। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे 1 तक से 99 तक की संख्याओं को सही से लिख लेते हैं, ये भी सही है। बच्चे 2 अंक की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचानते हैं, यानी 2 अंक की समझ विकसित होगी तो इतने सारे संकेतक तो आपके आ ही जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके, मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व क्या हैं। यानी मौखिक अभिव्यक्ति के 5 तत्व मैंने आपको बताए थे, तो इनमें से मुख्य तत्व क्या होंगे। सुनी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे बच्चे, अपने अवलोकन और दैनिक अनुभव साझा करने लगे, और सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। तो ये आपके मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व होंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 विषय में संख्याओं की समझ और गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं कि लर्निंग आउटकम का कोड क्या होगा। उसके लर्निंग आउटकम का कोड है, जब आप प्रेरणा सूची देखेंगे तो उसका कोड है M105। ये आपको सूची मिलेंगी, उसके आधार पर ही आपको इनको लिखने हैं, M105। नेक्स्ट है आपका, गणित किससे जुड़ा और जूझने का प्रयास है। मूर्त और अमूर्त, पास और दूर, सरल और कठिन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में गुणा और भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। यह आपका कक्षा 3 का लक्ष्य है कि गुणा और भाग की समझ आपके अंदर आ जाए।
सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व क्यों किसे देना चाहिए, यानी उत्तर सही हो या ना, हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना है, तो सही प्रक्रिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं अच्छा है, यह मतन किसका है? यह मतन आपका बारबियाना का है, यानी बारबियाना का जो स्कूल है आपके आधारशिला मॉड्यूल में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, जिसमें आपके 15 साल के 8 बच्चे हैं, तो उसके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। यानी गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं ज़्यादा अच्छा है, ये उसका कथन है। नेक्स्ट है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, यानी किन लर्निंग आउटकम का चयन आपको करना है प्रथम सप्ताह में? बच्चे पाठ्यपुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं, परिचित वस्तुओं और चित्रों के नाम बता देते हैं, किताब को सही तरीके से पकड़ लेते हैं, बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं। तो लर्निंग शिविर का आपको प्रत्येक सप्ताह में देखना है कि आपके किन किन लर्निंग आउटकम का आपको चयन करना है। तो उसके प्रथम सप्ताह में आपको 2 लर्निंग आउटकम आपके हैं, ये बच्चे पाठ्यपुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं और बच्चे परिचित वस्तुओं और चित्रों के नाम बता देते हैं, इनका आपको चयन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिभावकों तक बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है? बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालय क्रियाकलापों में प्रतिभाग, विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, या घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए। यानी अभिभावक और बच्चों की प्रगति की जानकारी अगर हमें देनी है अभिभावकों तक, तो इसका हमारा मेन उद्देश्य यही है कि घर में पढ़ाई का उनका माहौल बन जाए। तो इसका आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों का लर्निंग आउटकम प्रपत्र बनाएं, आप बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाएं, वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र बनाएं, या कक्षावार विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र बनाएं। तो अगर आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, आकलन रिकॉर्ड, तो इसके लिए आपको बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा और कक्षावार और विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र आपको बनाना होगा। नेक्स्ट है, गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? यानी गणित में आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य आपके क्या क्या हैं? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे की रणनीति और योजना निर्माण के लिए, बिल्कुल सही है। बच्चों के संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ शिक्षक के खुद के मूल्यांकन के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीक की समीक्षा और सुधार के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। और कठिनाई जानने और उस पर कार्य करने के लिए, सारे आपके सही हैं। ये गणित के मूल्यांकन के आपके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलावों के पहलू हैं। संबंध, प्रक्रिया, परिणाम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना कौन से सप्ताह का लक्ष्य है? तो शून्य की समझ, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई है साप्ताहिक कार्यकारिणी की। तो शून्य की समझ विकसित करना तृतीय सप्ताह का आपका कार्य है। तीसरे सप्ताह में आपको ये कार्य करना है। नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है, यह कथन किस पत्र से लिया गया है? तो ये भी आपका बारबियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र है, उससे लिया गया है आपके आधारशिला मॉड्यूल में। आप इसको एक बार जरूर पढ़िए, काफी अच्छा पत्र है। अब्राहम लिंकन के अध्यापक के नाम पत्र, सरला मोहन द्वारा अनुदित। तो इसको आप बारबियाना स्कूल के शिक्षकों के अध्यापक का नाम पत्र है, उसमें लिखा गया है कि नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है। नेक्स्ट आपका समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय क्या होंगे? यानी समय सारणी है जो है उसमें समूह सी के लिए प्रथम पीरियड में आपको गणित पढ़ाना पड़ेगा, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना, आजीविका कमाना, अच्छे अंक प्राप्त करना, गणितीय अवधारणाओं को समझ पाना। तो जो परिवेशीय अध्ययन शिक्षण है उसका उद्देश्य हमारा परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध बना पाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परिवेशीय अध्ययन के लिए फोकल लर्निंग आउटकम आपके क्या क्या होते हैं? 4 फोकल लर्निंग आउटकम आपके होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में, प्राकृतिक, भौतिक, भौगोलिक और सामाजिक अंतर संबंधों की खोज कर समझ पाते हैं। ये आपका फोकल लर्निंग आउटकम उसमें दिया हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिए। परिवेश संसाधन क्या क्या होते हैं? स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, कम खर्च में उपलब्ध, छात्रों का पूर्व परिचय होता है, अरुचिकर होते हैं। तो इसके 3 आंसर आपके सही हैं कि परिवेश संसाधन जो होते हैं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं, कम खर्च में उपलब्ध होते हैं, छात्रों का पूर्व परिचय उनसे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, हो रही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, कोई बच्चा छूटता नहीं है। इस सूचक के लिए पाया
कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौका देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 1 से 4 बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं, तो शिक्षक का स्वयं मूल्यांकन स्तर क्या होगा? यानी कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कह रहे हैं, हो रही प्रतिक्रियाओं में भाग भी ले रहे हैं, कोई भी बच्चा छूटता नहीं है, सारी बात सही है। इस सूचक के बाद पाया कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौके दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे 1 से 4 बिल्कुल भाग नहीं ले रहे। अगर बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहे तो शिक्षक का स्वयं मूल्यांकन स्तर क्या होगा? शिक्षक बी स्तर में आएंगे। अगर सभी भाग लेते हैं तो ए स्तर में आते, वरना अब इसमें बी में आएंगे। नेक्स्ट है आपका परिवेशीय अध्ययन शिक्षण के लिए E2। कक्षा में बच्चों के अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकन का विश्लेषण करते हुए नतीजों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं का सूचक सी है। कौन सा सूचक है? पढ़ाने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं। इसका आंसर यही आपका सही होगा। कक्षा, स्कूल, घर में स्वयं अवलोकन के मौके दिए जाते हैं, ये इसका आंसर आपका ए ही होगा, तो ए को आप देख लीजिए। नेक्स्ट है शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है। किस लिए किया गया है? शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सके और समय के साथ उसमें सुधार कर सके। नेक्स्ट है आपका शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। 4 श्रेणियां उसकी होती हैं, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण, तो आपकी विज्ञान शिक्षण इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है शिक्षण प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणी सामान्य शिक्षण विधि में सम्मिलित है। सहज संबंध और आकर्षक माहौल, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम, सीखना सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शक मानक और सूचियों की श्रेणियां हैं। एक से अधिक विकल्प दे सकते हैं। भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण और गणित शिक्षण, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण यानी सामान्य शिक्षण विधि। तो आपकी 4 श्रेणियां होती हैं, इसमें आपकी चारों दी हुई हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। शिक्षक प्रदर्शन मानक के सूचकों के इतने स्तर होते हैं, यानी शिक्षक का प्रदर्शन कैसा है, इसके लिए 4 स्तर होते हैं, A, B, C और D। तो इसका आंसर आपका C होगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षक के दौरान प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध और आकर्षक माहौल का सूचक यदि यह है कि बच्चे कुछ बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं, तो इस मानक का शिक्षक का स्तर क्या होगा? इस मानक पर शिक्षक का स्तर आपका C होगा। शिक्षक के प्रदर्शन मानक, इसके लिए एक प्रदर्शन मानक की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख सकते हैं, अभी मैंने नहीं बनाई, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। शिक्षक के प्रदर्शन मानक भाषा शिक्षण के अंतर्गत सूचक बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं के सापेक्ष यदि सूचक यह है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है? इसका शिक्षक का स्तर इस मानक पे D होगा। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये, मैं इस वीडियो को जरूर बनाऊंगा कि शिक्षक का हमें पता क्या चले कि हम किस स्तर पर आते हैं। पाठ्यचर्या से जुड़े किस लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना उचित होगा? तो पाठ्यचर्या से जुड़े यानी कि हमें फोकल लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड आपको रखना होगा। नेक्स्ट है कैलेंडर की समझ विकसित होने से बच्चे में कौन सा कौशल विकसित होगा? पैटर्न खोजना, समय का बेहतर उपयोग, समय सारणी बनाना, चित्रों की पहचान। अगर कैलेंडर की समझ बच्चे में विकसित हो गई तो समय का बेहतर उपयोग बच्चा करना सीख जाएगा। उसके बाद है हवाई। हवाई क्या है? हवाई आपकी एक गतिविधि है जो वर्ण पहचान में सहायक होती है, आपकी किताब में दी हुई है, तो इसको आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है हेलो जनवरी। हेलो जनवरी गतिविधि किस विषय से संबंधित है? तो हेलो जनवरी जो गतिविधि है वे आपकी गणित विषय से संबंधित है। नेक्स्ट आपका बच्चे विद्युत धारा का अर्थ, सूत्र और मात्रक बता देते हैं। यह किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? यह आपका कक्षा 8 का लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कक्षा 3 में संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य की दक्षताओं की संख्या कितनी है? आपकी 8 है। संख्याओं की समझ निर्धारित दक्षताएं इसकी 8 है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना, यह आपका गणित का दक्षता है। नेक्स्ट है आपका बच्चे खुद के बारे में व साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, ये दक्षता किसकी है? ये दक्षता आपकी हिंदी की है। बच्चे सम और विषम संख्याओं की पहचान लेते हैं, इसका एलो कोड और कक्षा क्या है? तो इसका एलो कोड आपका M304 है और कक्षा आपकी 3 है। ये एलो कोड आपको तभी मिलेंगे जब आपको प्रेरणा सूची मिल जाएगी, उसमें आपके लर्निंग आउटकम्स के कोड दिए हुए हैं।
जिनको आपको अपने आकलन प्रपत्र में बनाना है। नेक्स्ट है आपका 102 M112 कोड से हमारा तात्पर्य क्या है? गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता, यानी कक्षा 1 की जो 12वीं दक्षता है, इससे हमारा मतलब है M से मतलब मैथ और 1 से मतलब कक्षा 1 और उसका कोड क्या है? 12, यानी 12वीं दक्षता आपकी क्या है? M413 कोड का मतलब क्या है? यानी हिंदी, H से मतलब हिंदी और 4 से मतलब कक्षा 4 और 13वीं दक्षता, ये आपका मतलब होगा। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। प्रथम ध्वनि पहचान के लिए एलो कोड निर्धारित किया गया है। प्रथम ध्वनि कक्षा 1 में होते हैं हिंदी में, तो छठा कोड इसका आपका है, तो H106। लर्निंग आउटकम कोड M314 प्रेरणा सूची में किस विषय और कक्षा से संबंधित है? तो M104 जो है हमारा कक्षा 3 में मैथ में 14वां आपका लर्निंग आउटकम है। बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं, गणित की दक्षता का एलो कोड और कक्षा क्या है? तो गणित की दक्षता का एलो कोड M109 है और ये कक्षा 1 का है। बच्चे सम और विषम की संख्याओं को पहचान कर लेते हैं, इसका एलो कोड और कक्षा क्या है? तो इसका एलो कोड M304 है और कक्षा आपकी 3 है। उसके बाद बच्चे बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है, इस अधिगम का स्तर कोड और कक्षा क्या है? इसका स्तर कोड 206 है और कक्षा इसकी 2 है। ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र आदि का उपयोग करते हैं, तो ऐसी गतिविधि को आप TLM आधारित गतिविधि कहते हैं। 4 तरह की गतिविधि होती हैं आपकी, मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, ICT आधारित गतिविधि, तो इस तरह की गतिविधि को आप TLM आधारित गतिविधि कहेंगे। नेक्स्ट है आपका शुरुआती कक्षाओं में बच्चों से संवाद करने के लिए कारगर है। कौन सी कारगर होती है गतिविधि? मौखिक गतिविधि आपकी कारगर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है ये, शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी आपको क्या करनी पड़ेगी? चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, शिक्षण सामग्री सभी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका गतिविधि के लिए समय निर्धारित कितना है? आपका 20 मिनट गतिविधि के लिए समय निर्धारित है। गतिविधि होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? भोजन अवकाश के पहले और बाद में आपकी गतिविधि होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, जन्म से लेकर 8 साल तक का समय आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सीखने की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साथ चलने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? सुनना और बोलना, ये आपकी एक साथ चलती हैं। नेक्स्ट है, लिखना सीखने से पहले अभ्यास जरूरी है। किस किस का? उंगली फिराने का अभ्यास होना चाहिए, धागे पिरोने का और पैटर्न बनाने का आपका अभ्यास होना चाहिए। आरंभिक परीक्षण किया जाना है, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का आपको आरंभिक परीक्षण करना है। उसके बाद निम्न में किसके द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वे शिक्षण कार्य में कितना सफल हो गया है? ये मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक समझ सकते हैं कि वे कितने सफल हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका फोकल लर्निंग आउटकम। तो फोकल लर्निंग आउटकम आपके क्या होंगे? सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से आपके जुड़े हुए होते हैं फोकल लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनियोजित कक्षा व्यवस्था के क्या क्या फायदे हैं? शिक्षक प्रत्येक बच्चे के कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होते हैं, हर बच्चे के सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में आसान हो जाती है, यानी सभी आपके फायदे होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 112, शिक्षण की शुरुआत करने के दौरान पाठ या LOC से जुड़े पूर्व अनुभव पर चर्चा करते समय बैठक व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है। बड़े समूह की, छोटे समूह की, एकल, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आपका बड़े समूह में होगा। नेक्स्ट है, प्रभावी रूप से अपनी बात रखना बोलने का कौशल होता है। सामान्यतः बोलने यानी अभिव्यक्ति में कुल कितने तत्व होते हैं? इसमें 5 तत्व होते हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बताया है। बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए? तो बातचीत के दौरान आप 4 प्रकार के सवाल कर सकते हैं। सूची सवाल है, इस तरह के आपके कई तरह के सवाल हैं जिनके सूची सवाल हैं, तर्कात्मक सवाल हैं। अगर या यदि वाले सवाल होते हैं तो इनको हम कल्पना आधारित सवाल कहते हैं। यानी अगर आपको यानी आपके 4 तरह के सवाल होंगे, एक तो तर्क सवाल होंगे, एक प्रक्रिया आधारित सवाल होंगे, एक सूची सवाल होंगे जिनका सीधा उत्तर हो, और एक कल्पना आधारित सवाल होंगे। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों में यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है और लिखे जाने वाले शब्दों को पढ़ा जा सकता है, तो इसको कहते हैं प्रिंट चेतना। यह भी आपको याद करना है, प्रिंट चेतना किसे आप कहेंगे। तो साथियों, काफी बड़ी वीडियो हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप चाहते हैं इस सभी प्रश्नावली की 125 प्रश्नों की PDF आपको मिल जाए, तो इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।